नमस्कार, मैं संजय बसर, आप देख रहे हैं राजकुमार। और इस समय हमारे बीच उपस्थित हैं मौसम विषय। तो मौसम विषय भी आपसे हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको कुछ पूछना चाह रहे हैं। तो पार्टी में इस समय काफी चर्चाएं चलती हैं, इस बार चुनाव को लेकर आप प्रबल डाल रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल है आपसे कि आपके पिता के 40 साल के कार्यकाल को आप किस तरह? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मेरे लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि मैं साथ में माननीय गौरीशंकर जी बिसेन की पुत्री हूँ। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में के रूप में हर किसी को काम करने का, अपनी बात रखने का अधिकार होता है और जो संगठन नेतृत्व तय करता है मेरा भविष्य क्या होगा, पार्टी मुझे किस रूप में लायक समझती है, किस दायित्व के साथ मुझे आगे बढ़ते हुए काम करने का अवसर देना चाहती हूँ, मेरा नेतृत्व और पार्टी है। और इसके पूर्व में भी जैसे पहले मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य नहीं हूँ, वर्तमान में जिले की महामंत्री हूँ। जब जब पार्टी ने जो तय किया, मैंने हर जिम्मेदारी को अपने 100% देकर पूरा करने का प्रयास किया। जैसा कि बात आपका दूसरा प्रश्न है कि मेरे पिता श्री गौरीशंकर जी बिसेन, उनके 40 वर्ष की राजनीति। देखिए, होता यह है कि उन्होंने भी एक युवा छात्र नेता के रूप में जन मानस की आवाज को बढ़ाते हुए उन विपरीत परिस्थितियों में बालाघाट में राजनीति की शुरुआत, या यूं कहूं कि राजनीति के माध्यम से जनसेवा की शुरुआत 1977 से करी। पूर्व के वो 2 विधानसभा हार गए। 1984-85 से वो बालाघाट विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक लंबा उनका अनुभव रहा है। निश्चित तौर पर वो एक वटवृक्ष की भांति बालाघाट के अजय योद्धा है और वो मेरे लिए नहीं, पूरे भाजपा सहित पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक, हम कहते हैं कि वो हमारे लिए एक एसेट है। और उनसे बहुत सारी चीजें हमें व्यक्तिगत तौर पर उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से सीखने को और कुछ अच्छा करने की हमेशा मिलती है। और उन्होंने एक जनसेवक के रूप में बहुत बड़ी अपनी एक लाइन खींची है। और अगर उसका मैं 10% भी अगर मैं अंगीकार करते हुए चलूं तो मैं समझूंगी कि मैंने कुछ अच्छा किया। जैसे कि आपके पिताजी मतलब गौरीशंकर बिसेन जी ने घोषणा की है कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो आपके लिए वो टिकट की दावेदारी करना मांग रहे हैं कि टिकट मिलना चाहिए, तो मेरे व्यक्तिगत मिलना चाहिए। लेकिन भाजपा आप पर ही टिकट देने का कैसे प्रयास कर रहा है? देखिए, उन्होंने 2018 के जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और 2019 में, उसके बाद ही उन्होंने कहा था कि वो 111 बालाघाट विधानसभा से चुनाव नहीं लड़े। और ये बात उन्होंने कही कि मेरी बेटी मैं यानी मौसम भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, अगर पार्टी उचित समझे। इस बात को मैं पुनः दोहराना चाहूंगी कि चाहे माननीय गौरीशंकर जी बिसेन हो, चाहे मौसम हो, चाहे भाजपा का अन्य कोई छोटा या बड़ा कार्यकर्ता, दायित्ववान या प्रतिष्ठित कार्यकर्ता हो, हर किसी के लिए किस कार्यकर्ता की क्या उपयोगिता है, संगठन में वो क्या काम करेगा, ये हमारा नेतृत्व संगठन है। मैंने कभी पार्टी नेतृत्व से ये बात नहीं की कि मुझे विधानसभा ही चाहिए या मुझे लोकसभा ही चाहिए। बचपन से मैं इस राजनीतिक माहौल में पली बड़ी जरूर हूँ और सक्रिय रूप से 2014 से मैं कह सकती हूँ कि फ्रंट पे भाजपा के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारी सबसे बड़ी पूंजी कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा ने जब चाहा जिस रूप में काम करने का अवसर दिया, हमने पूरा 100% देकर अच्छे से अच्छा काम किया है। तो मेरा नेतृत्व, पार्टी का संगठन मुझे जिस लायक समझेगा, मैं पूरे समर्पण के साथ इस दिशा में काम करूंगी, चाहे मुझे संगठन का अवसर मिले, चाहे सत्ता का मिले या ना मिले। क्योंकि हम लोग एक महायज्ञ के रूप में, एक राष्ट्र सेवा के भाव के समर्पित भारतीय जनता पार्टी दल के कार्यकर्ता है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल या राजसत्ता हासिल करने का दल नहीं है, हमारे लिए ये परिवार है। तो जिसका पहला भाव राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्राय स्वाहा राष्ट्राय इदं नमः के भाव को साथ करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए इसमें कतई नहीं है कि गौरीशंकर जी बिसेन ने कहा कि मौसम ही उम्मीदवार है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी लायक समझे तो मौसम को अवसर देगी। मेरा संकल्प यह है कि मैं 111 से चुनाव नहीं लड़ूंगा और जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का प्रत्याशी होगा, मैं उतने ही निष्ठा, समर्पण और पूरे अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करके भाजपा के कमर के बालाघाट विधानसभा में जिता। जैसे कि हमेशा से भाजपा कांग्रेस पर एक आरोप लगाते आती है, अगर किसी नेता के परिवार पर किसी को टिकट मिलती तो उसे बंदवाद कहा जाता है। अब ऐसे में अगर भाजपा आपको टिकट देती
तो इसे वंशवाद के नजरिए से न देखा जाए। देखिए, वंशवाद वो होता है जिसने जमीन पर कभी काम नहीं किया और एकाएक ऐसा लीगेसी के रूप में उसको अवसर मिले। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर बड़े क्लियर है। ये नहीं है कि आप नेता के बच्चे हो इसीलिए आपको अवसर नहीं दिया जाएगा या आप वंशवाद। बात है कि अगर कोई व्यक्ति योग्य है और पार्टी के लिए काम कर रहा है तो उसको जरूर पार्टी मौका देती है। एक नहीं आने कैसे उदाहरण है, अगर मैं काम कर रही हूँ और मेरी स्वीकार का कार्यकर्ता के रूप में, तो मेरी पहली जो आइडेंटिटी है वो एक भाजपा की कार्यकर्ता के रूप में भी है। और इसलिए उस बात को हम नहीं मानते, क्योंकि मैं 2014 से लगातार काम कर रही हूँ। अनेक ऐसे अवसर आए हैं। पहले मैं प्रदेश कार्य समिति में थी, अभी मैं जिले की महामंत्री हूँ। हम लोग ने अनेक ऐसे कार्यक्रम किए हैं, युवाओं जोड़ों के साथ एक सक्रिय रूप से कार्यकर्ता के रूप में काम किया। और इसलिए वंशवाद तो मैं वो मानती हूँ कि आपने सीधे लीगेसी के रूप में एक को उठा के दूसरे को देते परिवार से एक काम करें, सभी राजनीति में ऐसा पार्टी का है भी। अगर आपको टिकट मिलती है तो फिर मतलब हुसैन जी जो है वो राजनीति से दूर हो जाएंगे, संन्यास। उन्होंने कहा है कि मैं चुनावी राजनीति से मैं सक्रिय रूप से नहीं लड़ूंगा। देखिए, 2077 में उन्होंने पहला विधानसभा लड़ा जब वो 25 साल का। 2077 से लड़ते हुए 1977 से 1977 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, फिर दूसरा हारे। 1984-85 से अभी 2018 तक 7वीं बार बालाघाट विधानसभा को विधायक है। इसी बीच में उन्होंने 4 लोकसभा लड़े, पहले 2 हारे गए और फिर 2 बार पार्लियामेंट में बालाघाट से लड़े। ये भी सच है कि बालाघाट विधानसभा में अगर कमल खिला है तो माननीय रविशंकर प्रसाद जी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा में कमल खिला है। और इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पहली बार सांसद के रूप में भाजपा का व्यक्ति जीता है तो माननीय रविशंकर जी से शुरुआत की गई है और तब से सिलसिला लगातार जारी है। चूंकि स्वयं का अपना स्व प्रेरणा है और उन्होंने कहा है कि भाई हम अब आगे वाली पीढ़ी को मौका देना चाहिए। उन्होंने सत्ता की राजनीति, चुनावी राजनीति में न भागीदार होने की बात कही है, लेकिन ऑब्वियसली बिहाइंड द कर्टन बोले या पार्टी की मजबूती के लिए उनको जो उचित लगेगा, पार्टी को जो उचित लगेगा, उनके अनुभव का, उनके समर्पण का पार्टी जरूर करेगी। जैसे भाजपा आपको टिकट देती तो पार्टी में विरोध भी बहुत, तो इन परेशानियों से आप किस तरह से? देखिए, हमारी पार्टी बहुत संस्कारवान पार्टी है। 2014 में मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे लोकसभा चाहिए। पार्टी ने खुद मुझे कहा कि हम चाहते हैं कि मौसम आ गए, लेकिन हमारे नेतृत्व का निर्णय है कि नहीं, मौसम नहीं, कोई और बोर्ड से मदद से कुछ चेहरे पर शिकन बिना तन मन धन समर्पण के साथ हम लोगों ने उनके लिए काम किया। 2019 में लोकसभा की बारी आई। पिछले 5 वर्षों से मैं काम कर रही थी, लेकिन पार्टी ने कहा नहीं, मौसम नहीं, भाजपा जी के लिए हमने और अपना 200% लगाकर उनके लिए काम किया। तो अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है, हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का, अपने अधिकारों की संयमित और मर्यादित तरीके से अपनी बात संगठन और नीति के सामने रखने का पूरा अधिकार। टिकट मांगने का सबको अधिकार है, लेकिन जो हमारे पार्टी के संस्कार है कि एक बार जब नेतृत्व फैसला कर लेता है तो सब उसके साथ चलते हैं। और मुझे विश्वास है कि अगर पार्टी मुझे मौका दे या जिसको भी पार्टी दे, हम सबके लिए प्रत्याशी कौन है ये महत्व का नहीं हो जाता। एक समय के बाद, एक डेडलाइन के बाद हम सब के लिए जो मूल ध्येय होता है वो होता है कमल का फूल। और निश्चित तौर पर सिर्फ 111 नहीं, बालाघाट की तमाम 6 विधानसभा में हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे कि 106 विधानसभा में भाजपा का कमल जिताना है और 5वीं बार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। बालाघाट में विकास के मामले में आप किन किन करने? देखिए, शुरू से लेकर आज तक देखें तो बहुत सारी बदलाव हुए। मध्य प्रदेश में अगर 313 विकास खंड है तो इस बात को हम सबको बड़े खुले मन से स्वीकारने की आवश्यकता है कि तमाम 313 विकास खंड में सर्वाधिक विकसित विकास खंड है तो हमारा बालाघाट का नामदार विकास खंड। सर्वाधिक स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल, सड़कों का जाल, आप बालाघाट विधानसभा की किसी भी छोटा आराम से अपनी गाड़ी से बिना किसी तकलीफ के पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छा सड़कों का विकास होता है। चूंकि बिजली, पानी, सड़क ये मूलभूत आवश्यकताएं होती है। हर घर नल, भूतल, जल जैसी बड़ी परियोजना माननीय रविशंकर जी के द्वारा बालाघाट विधानसभा के लोगों को दी गई और हर घर नल, हर घर जल
के माध्यम से पानी की व्यवस्था, स्वच्छ पानी पीने का सबको उपलब्ध है, इसको सुनिश्चित किया। सड़कों के मामले में जो जाल मध्य प्रदेश के अन्य विकास खंडों की तुलना में हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि बालाघाट में शिक्षा का व्यापक विस्तार है, जो एक बहुत पुरानी हम सबकी एक सपना था, हम कह सकते हैं कि बालाघाट में मेडिकल कॉलेज हो। और मुझे खुशी है कि आज का वो दौर आ चुका कि 5 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्य माननीय शिवराज सिंह चौहान बालाघाट आए और उन्होंने माननीय गौरीशंकर जी मिशन की मांग को स्वीकार करते हुए ये संकल्प किया, घोषित किया कि अगले आवंटन में हम सबसे पहले बालाघाट के मेडिकल कॉलेज देंगे, जो हमारी बहुत वर्षों की लंबी मांग है। रेलवे ओवरब्रिज जो शहर की भी जरूरत है और हमारे बाईपास रोडों की बात है, क्योंकि रेलवे ओवरब्रिज आपकी भी जानकारी नहीं होगा कि हमारा सरेखा का जो है G36 वो भी स्वीकृत हो गया, उसका टेंडर कल से भूमि पूजन के काम भी शुरू हो, उसका हमारे घर के सामने ये वाला जो है कटंगी BJ9 बालाघाट कटंगी 9, ये इसमें भी 30 करोड़ इसका सैंक्शन हो चुका। भटेरा का आ गया, जाटपुर का आ गया, ये कुछ लंबित मांगे थे। और जिस तरीके से NH का सैंक्शन हुआ है, एक आउटर रिंग रोड बालाघाट की शुरू हो जाएगी। एक बात को मैं स्वीकार करती हूँ कि चूंकि ब्रॉडगेज भी परियोजना बहुत लंबे समय से रुकी हुई, ये हमारा दुर्भाग्य रहा। हमारे सांसद तो बीजेपी की वजह से जीतते रहे, लेकिन 2014 के पहले हमारी सरकार नहीं होने से पर्यावरण का अड़ंगा लाकर जो ब्रॉडगेज का काम रुका हुआ, क्योंकि जैसे ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मोदी जी से और उनके जो मंत्री है उनसे मिलकर विधायक जी हमारे सांसद जी ने प्रयास किया, इसे वो अड़ंगा दूर आज ब्रॉडगेज बन चुकी। चूंकि कोई भी निवेश आने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है कनेक्टिविटी, और आज हम ये बात को के लिए बहुत अच्छे तरीके से होपफुल है कि हमारी ब्रॉडगेज की लंबी मांग पूरी हो गई है। उद्योग के विस्तार के लिए निश्चित तौर पर हमारी जरूरतें हैं, जिसको हम और अच्छा करने की आवश्यकता है, जिस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि समय के साथ साथ जो जो जरूरत थी बहुत अच्छी तरीके से काम होते चले हैं, और अभी के उसमें शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो बचेगी। रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में बालाघाट में और काम करेंगे, जिसके लिए जो बेसिक नीड्स थी वो हम पूरा किए और हम उसको भी बहुत अच्छा सकारात्मक परिणाम में पहुंचाएंगे। और मेरा तो यही ध्येय है कि बालाघाट में शिक्षा के प्रति जागरूकता बहुत, हर बच्चा चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो अच्छी शिक्षा अर्जित करना चाहता है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी लेके शिक्षा के क्षेत्र में हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में सर्वाधिक नौकरी करने वाले बालाघाट के लोग मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में काम करते हैं। तो रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में हम और बालाघाट को अच्छा करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अभी भी बालाघाट अपनी एक अलग पहचान पूरे प्रदेश में रखता है, और आने वाले समय में हमारा बालाघाट मध्य प्रदेश का नंबर 1 बालाघाट बनेगा। पिता की राजनीतिक विरासत से हटकर आपकी अपनी खुद की उपलब्धियां हैं? देखिए, वो तो जब हाथ में मेरे पास इसका आकलन मैं समझती हूँ मेरी बजाय दूसरा व्यक्ति करे, क्योंकि जब बरगद का पेड़ होता है बोलते ना, बरगद के पेड़ के आसपास जब तक उसकी छत पे शायद जड़ें होती है तो दूसरा पौधा पनपता नहीं है, इस बात को जानते। मौसम क्या काम कर रही है, मौसम की क्या योग्यता क्या क्षमता है, ये मैं खुद कहूँ कि अपने को नियमित वाली बात होती है। बेहतर होगा कि कोई दूसरा जो मेरे कार्य को देखता हो, मेरे मुझसे परिचित हो, मेरी कार्यशैली से परिचित हो, मेरे को थोड़ा जानता पहचानता हूँ, उसका अध्ययन ज्यादा अच्छी तरीके से करें। लेकिन मेरा एक संकल्प है, चूंकि मैंने भी अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करके स्वयं की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करके आज मैं सबके सामने जिला खड़ी हूँ, तो मेरे लिए ध्येय सिर्फ विधायक बनना या सांसद बनना नहीं, मेरा एक संकल्प है कि अपने जीवन को दूसरों के काम लाओ, कुछ अच्छा समाज और बालाघाट के लिए करूँ, तभी मैं अपने सभी कामों की सफलता करती हूँ। पार्टी आपको टिकट देती है और आप जीत कर गया, तो बालाघाट के विकास के लिए आपकी पहली प्राथमिकता रोजगार स्वरोजगार की दिशा में बालाघाट को और आगे लेना, अच्छी और उद्योग बने, यहाँ के लोगों को और हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ करें। चूंकि हमारा कृषि प्रधान जिला है, कृषि पर आधारित चीजें हैं, उसको लेकर और अच्छा करें, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। जिससे मैं देखती हूँ बहुत सारे हमारे युवा है, ग्रेजुएट है, छोटे कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह करे हैं, और वो जॉब के लिए निश्चित तौर पर उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इस दिशा में मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि हम रोजगार और स्वरोजगार के साथ यहाँ के युवाओं को अच्छा काम मिले और उनका अच्छा भविष्य बने। जैसे कि वर्तमान में अभी
ओवरब्रिज और जो रेलवे पर जो मामले, जैसे कि आपने बताया कि जनता के बीच में काफी आक्रोश है, तो इन सारी समस्याओं से अभी वर्तमान किस तरह से मेरी जनता को आप कन्विंस करेंगे करके ये हमारी जो चूक है इसको हम भविष्य में सुधार सकते हैं? देखिए, ये चूक नहीं है। जब शुरू में मुझे याद है, आज से लगभग 10 साल पहले जब फ्लाईओवर की बात हुई, उसमें तो ब्रॉडगेज का काम अधूरा था, तो इतना आवागमन नहीं था, इसलिए इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। ये कब हुई? जब हमारा ब्रॉडगेज कंप्लीट हो गया, ट्रेन की फेरे बढ़ गई। इसमें जब शुरू में ब्रॉडगेज की पूर्णता के तरीके से जब बात करी, तो रेलवे का ये सर्वे गया कि यहाँ पर उतना ट्रैफिक फ्लो नहीं है, क्योंकि अमूमन होता है कि 50% ट्रेन और 50% स्टेट का शेयरिंग होकर तो रेलवे फ्लाईओवर वगैरह बनते हैं। तो उसमें उनकी जो रिपोर्ट थी वो ट्रैफिक फ्लो कम थी, जिसके कारण, लेकिन जैसे ही जरूरत पड़ी उसकी प्रोसेस को, उसकी तमाम जरूरतों को पूरा करते हुए शुरुआत किया, और पहले बजट में आया। अब धीरे धीरे एक एक बड़ी राशि की जरूरत होती जा रही है। हम सब को पूरा विश्वास है कि आज 2022 और 2023 का जो बालाघाट है, आज के 5 साल का बालाघाट अपनी एक नई पहचान के साथ पूरे जहां जहां आवश्यकता है, क्योंकि बटेरा रोड में बहुत सारा भूमि अधिग्रहण की समस्या है, रोड सक्रिय है, लेकिन वहां पर भी 1.3 किलोमीटर का बड़ा फ्लाईओवर सेंक्शन हो गया है, तो 50 स्वीकृति हो गई है। ये जो BJ9 बालाघाट का जो हमारे सामने वाला है, इसका भी 30 करोड़ सेंक्शन हो चुका है। तो जरूरत, देखिए समस्याएं तो होती है, लेकिन ये कब ज्यादा दिक्कत करती है कि उस तरफ अगर किसी का ध्यान हो ही ना, या उसका निवारण न हो। लेकिन जितना जनता को जरूरत है वैसे ही जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे पिता बोलिए या हर कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इस बात के लिए संकल्प कर रहे हैं कि हर सुविधाजनक परिस्थिति बालाघाट की जनता को मिले, और जैसे जैसे समय आता गया जो जो आवश्यकता है उसको सफल पूरा करने का प्रयास किया है। और अब हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ ब्रिज का निर्माण हो, फ्लाईओवर का निर्माण हो, और समय सीमा में शीघ्र वो पूर्णता को प्राप्त करें, जिससे चूंकि अभी जब काम चलेगा तो और थोड़ा सा आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं ना कि जब तकलीफों के बाद परिणाम अच्छा होता है। थोड़ा बहुत असुविधा जरूर होगी, क्योंकि सबके कॉपरेशन का भी मैं आग्रह और अनुरोध करूंगी, और हम उसको समय सीमा में अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा करें, ये हमारा प्रयास है। अभी जैसे कि वर्तमान पर बालाघाट में अतिक्रमण को लेकर हुसैन जी काफी आक्रोशित, वो कह रहे हैं कि अतिक्रमण को हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटने के बाद एक तरफ क्योंकि जिले के लिए अच्छा हो रहा है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि जो डेयरी वाले होते हैं वो बेचारे वहाँ पर ठेले लगाते हैं और अपना व्यापार करते हैं, उनके सामने अभी वर्तमान में व्यापार की समस्या खड़ी है। इन समस्याओं से कैसे? देखिए, मूल रूप से अतिक्रमण की जो बात है वो भुटेरा हो, जितना अतिक्रमण जरूरी है उतना अतिक्रमण को खत्म करना उसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें फ्लाईओवर बनाना। चूंकि बटेरा एक ऐसा रोड है जिसमें ट्रैफिक फ्लो भी बढ़ा है पिछले सालों में, इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आज से 10 साल पहले नहीं थी, आज उसके दुगना तिगुना संख्या में टू-व्हीलर हमारे बालाघाट पूरे देश भर, पूरे दुनिया में यही था। वहाँ अतिक्रमण पर्टिकुलरली उस भाग को लेकर अतिक्रमण के लिए क्योंकि वो वहाँ की जरूरत है। हम व्यापार की दृष्टि से कुछ और उसका निदान कर सकेंगे, लेकिन आज जो सेंक्शन हो गया जो फ्लाईओवर बन जाएगा वो आज के लिए नहीं है, आज से 10 साल बाद इसी संख्या को और मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके लिए तो बहुत जरूरी है। और क्या होता है कि इन सब चीजों के लिए लोगों में कब दिक्कत होती है, कई ऐसे अवसर आए हैं कि सकरी सड़क के कारण हैवी ट्रैफिक के कारण एक्सीडेंट होता है, किसी के परिवार की जान चली जाती है, तब इस चीजों की पीड़ा सबको महसूस होती है। और इसीलिए ये सबसे पहली जरूरत मानती है कि अतिक्रमण हट के वहाँ पर फ्लाईओवर बने, और उसके साथ ही अगर जहाँ आवश्यक होगी बनता है किसी देखभाल, इतनी मेहनत और इतनी मशक्कत के बाद कोई भी चीजों की सौगात मिलती है। खासतौर पर जब हम कोरोना से उभर कर आए, जहाँ सारी सरकारों के सामने फाइनेंस गड़बड़ा गया और आर्थिक संकट और चुनौती पूरी सरकारों के पास है, ऐसे समय में बड़ी राशि स्वीकृत कराना बालाघाट जिले के लिए वाकई एक सक्षम नेतृत्व और एक उनकी एक बोलते ना कि क्षमता के कारण भी आज माननीय गौरीशंकर जी बिसेन की मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया, और एक साथ 4 फ्लाईओवर बालाघाट को मिले, जो थोड़ी बहुत समस्या है उसका हिस्सा है, और उसके लिए भी भविष्य में खास कर अगर पार्टी आपको बालाघाट से छोड़कर अगर अन्य विधानसभा चुनाव करेगी, आप उस के लिए तैयार हैं?
मैं पार्टी के पास न तो गई थी कभी, न आज जाऊंगी न कभी जाऊंगी कि मुझे यहाँ से टिकट चाहिए या वहां से टिकट चाहिए। मेरे लिए भाजपा मेरा परिवार है। मेरे माता पिता के बाद मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी है। हमारे मुखिया, संगठन के मुखिया, हमारे नेतृत्व के मुखिया मुझे जिस लायक जहाँ जैसा समझेंगे, मैं उनके इस दिशा पर 100% पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो वर्तमान में आपने सुना मौसम बिसेन जी को, उन्होंने कितने बेबाकी से जवाब दिया, काबिल तारीफ है। और हम दुआ करेंगे कि पार्टी ने एक मौका दे और ये अपनी योग्यता सिद्ध कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मौसम बिसेन जी, जो आपने राजकुमार के लिए समय दिया, अपना बहुमूल्य समय दिया। आपके आभारी हूँ बहुत बहुत।